गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल बच्चों? ऑल गुड। चलिए, तो बच्चे मैं आपके साथ अब टीडीएस की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या थी सर? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिंपल सी बात करता हूँ, कल को जब आप जॉब में जाओगे तो जब आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, मान लो आपकी सैलरी है सर 1 लाख पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई बेटा? 12 लाख। मुझे बताइए, इस 12 लाख के ऊपर टैक्स होगा? बिल्कुल होगा सर। तो आपकी कंपनी जब एक एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए देती है तो जितना भी टैक्स होता है उसको माइनस कर लेती है मेरे बच्चे। मान के चल लो टैक्स है 2 लाख रुपए, तो 12 लाख में से 2 लाख चले गए तो कितना रह गया? 10 लाख। तो एम्प्लॉय को कितना मिल जाता है? 10 लाख। कंपनी क्या करती है? कंपनी के लिए तो खर्चा तो 12 लाख का है। कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉय को कितना देती है? 10 लाख। और 2 लाख रुपए सरकार को दे देती है इन द नेम ऑफ टीडीएस। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बातें करी थी वो कर रहा हूं आपके साथ। जो भी डिडक्ट करता है उसको बोला जाता है डिडक्टर। और इसके ऊपर बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन डाले हुए हैं, जैसे कि पेमेंट करना। पेमेंट कैसे हो रहा था साहब? मंथली। फटाफट बताओ, अप्रैल से फरवरी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का 30th ऑफ अप्रैल। उसके बाद टीडीएस की रिटर्न्स जारी थी। वो कैसे जारी थी? क्वार्टरली। अप्रैल में जून पहला क्वार्टर। लास्ट डेट क्या थी इसकी रिटर्न की? 31st ऑफ जुलाई। एक महीने का गैप है उसमें। अप्रैल में जून का फर्स्ट क्वार्टर का 31st जुलाई। क्वार्टर 2 विच एंड्स ऑन 30th सितंबर, 31st ऑफ अक्टूबर रिटर्न की ड्यू डेट। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसकी ड्यू डेट 31st जनवरी। जनवरी फरवरी मार्च, सर इसकी ड्यू डेट 30th ऑफ अप्रैल थी। नहीं बेटे, 30th अप्रैल नहीं थी। उसकी तो पेमेंट ही 30 अप्रैल को होती है मार्च वाले की। तो इस क्वार्टर एंडिंग मार्च वाले की आपका एक महीना फर्दर एक्सटेंड हो गया था, तो यानी कि 30th ऑफ मई। ठीक है, हम लोगों ने रिटर्न देखा था। फिर भाई को टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये जो एम्प्लॉय हो, यानी कि अगर ये आप हो, आप अपना 26AS ऑनलाइन वेबसाइट से देख सकते हो। कब देखोगे? जब पेमेंट हो जाएगी? नहीं सर, जब कंपनी रिटर्न भर देती है तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स आ जाते थे, आपने बताया था। और गवर्नमेंट ये 26AS को जनरेट कर देती है अपनी वेबसाइट पे। मुझे बताइए, यहाँ तक तो हम कर चुके थे बात। हाँ सर, इधर तक डन है। तो सर आज आप क्या पढ़ाओगे? बेटा मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ तक आपका मैंने बेस बना दिया था। चलिए, छोटी सी बात बेटा, एक चीज़ जिसके ऊपर फोकस करवाना है। टीडीएस में बेटा 2 स्टेप्स होते हैं। आपको मैं लास्ट क्लास में बताया भी था, एक बार फिर से बोलता हूँ। पहला स्टेप था टीडीएस डिडक्टेड। याद है? पहले आप डिडक्ट करते हो, उसके बाद क्या करते हो? टीडीएस की पेमेंट। डिडक्ट का मतलब क्या था? डिडक्ट का मतलब था, याद करो हम लोगों ने एंट्री डाली थी, ऑडिट फीस 1 लाख तो मिस्टर ए 90,000 टू टीडीएस पेबल 10,000।
ये मैंने एंट्री कब डाली थी सर, याद करो, लास्ट क्लास में 19/4 को 19 अप्रैल। और TDS पे अब अप्रैल में कहने से दिस इज कॉल्ड TDS डिडक्टेड। यस, दिस एंट्री मेकिंग इट पेबल इज कॉल्ड द TDS हैज बीन डिडक्टेड। और मेरे भाई जैसे ही डिडक्ट हो जाता है मुझे पे कर देना होता है। कब पे करूँगा? 7 मई तक मुझे पे कर देना है। दैट इज TDS पेबल टू बैंक। तो इतनी बात बच्चे आपको समझ आनी चाहिए। सर ये एग्जाम में आएगी। बेटे एग्जाम की बात छोड़ो ना, अभी कल को आर्टिकलशिप जाओगे, ये सब बातें तो पता होनी चाहिए ना, समझ रहे हो? ऑब्वियसली बेस अगर ये बनाऊंगा तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें रीड करने को दूंगा तो समझ आएंगे आपको, ठीक है? तो समझ के चलेंगे सर। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटे आपको पता है लाइफ में ना एक इंसान को बहुत सारी पेमेंट्स मिलती है बच्चे। जैसे कि एक बात बताओ, मान के चलो ये एक कंपनी है। बेटे क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती होगी? हाँ सर, देती होगी। बेटे क्या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स लिखा है मैंने, उनको कुछ ऑडिट फीस देती होगी? हाँ सर, देती होगी। सर कंपनी जो है, अगर मान लो कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, ठीक है, तो इंसान को मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्टर। सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जैसे सपोज करो कंपनी ने एडवर्टिजमेंट का विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, या एडवर्टिजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि भैया मेरा नाम के बोर्ड हर जगह होने चाहिए, मैं तुम्हें साल का 1 करोड़ दूंगा भाई साहब, ठीक है? तो बेसिकली इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स। बेटे और कुछ पेमेंट? सर ऐसे बहुत सारी पेमेंट हो सकती हैं सर, ठीक है? तो कंपनी ये क्या कर रही है? कंपनी पे करती है सैलरी, ऑडिट फीस कॉन्ट्रैक्टर को, और याद आ गया मुझे रेंट। रेंट पे कर रही है। किसको पे करती है सर? अगर किराए पर है तो लैंडलॉर्ड को। अगर कुछ और कौन सा लिखवा सकता हूँ? हाँ, अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट का मतलब किससे लेगी? ये इंसान कौन होगा? लेंडर। कहने का मतलब है एक कंपनी बहुत सारी पेमेंट्स करती है सर। तो क्या सर जब सैलरी की पे करती होगी तो क्या TDS डिडक्ट करती है? हाँ बेटे हाँ, हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रोफेशनल को पेमेंट करती है तो TDS डिडक्ट करती है? हाँ बेटा हाँ, हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को करती है? हाँ बेटा हाँ। लैंडलॉर्ड को जब रेंट पे करते हैं? हाँ बेटा हाँ। इंटरेस्ट? हाँ बेटा हाँ। सर इसका मतलब TDS तो काटना ही काटना है मतलब। हाँ बच्चे, और आप एक चीज समझ लेना, ऐसा कोई रूल नहीं बना रहा। TDS जो है ना वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में है। जैसे सैलरी दे रहे हो, कुछ गुड्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं। ऑडिट फीस, कॉन्ट्रैक्टर, कि भाई मेरे घर के AC तुम्हें, मेरे कंपनी के AC सारे साफ करने हैं, सर्विस करानी है, 5 लाख रुपए महीने का तुम्हारा, सॉरी साल का फिक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? रेंट दे रही है, इंटरेस्ट, तो अब देख रहे हो सारी सर्विस है। समझ रहे हो? सर एक बात बताओ, कंपनी जब परचेस करती होगी गुड्स, तो कंपनी जब परचेस करती है गुड्स तो उसको क्या बोला जाता है? किससे परचेस करती है? क्रेडिटर से। परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या TDS है? नहीं है बेटा। गुड्स के सेल परचेज पे TDS नहीं है, TDS नहीं है। गुड्स के सेल परचेज पे TDS नहीं है। सर ऐसे कैसे हम बाइफरकेट करेंगे? बेटे अब मैं तुम्हें सेक्शन कराने स्टार्ट करा रहा हूं, अब मैं तुम्हें अलग अलग पेमेंट्स करवाऊंगा बच्चे, बहुत सारे सेक्शंस करेंगे अब हम लोग।
ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी को कब कब टीडीएस काटना होता है। नॉट जस्ट कंपनी, ऑब्वियसली मैं पूरा ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को टीडीएस लगना है नहीं लगना, सारी बात है सर। आई बात समझ? तो अब आपके साथ में ये बात तो कर चुका था लास्ट में, बेस तो बना दिया मैंने कि पहले पेमेंट होती है, फिर रिटर्न सबमिट करी जाती है, और रिटर्न सबमिट करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट को जब रिटर्न जाती है तो वो जो भी डिडक्टी होता है उसके रिकॉर्ड्स को पूरा करता है। समझ रहे हो? अब मैं आपके साथ स्पेसिफिक बातें करनी चालू करूंगा, ठीक है जनाब? आइए, तो ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने ना जस्ट एक बहुत ही कॉन्सेप्ट बना रहा था तो मैंने आपको बताया, ये आपको नोट नहीं करना है बेटा। जिन बच्चों ने कर लिया नोट कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं करा सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? आइए साहब, आज मैं आपके साथ पहले जो लास्ट क्लास में बात करी थी ना, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं पेमेंट की। सर पेमेंट जो होती थी वो मंथली होती थी सर, ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है? पेमेंट कैसे होती है हमारी सर? मंथली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि जो डिडक्टर है ना वो गवर्नमेंट है। डिडक्टर गवर्नमेंट बोले तो मतलब आप सपोज करो आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डिडक्टर हो गई ना। दूसरी बात, यहाँ पर डिडक्टर कौन है? अदर्स, गवर्नमेंट के अलावा अदर्स। मैंने जो आपको सिखाया था ना बेटा, वो ये सिखाया था कि अप्रैल टू फेब 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का क्या बताया था बच्चों? 30th ऑफ अप्रैल। अब मैं आपसे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। विदाउट चालान, विदाउट चालान मतलब आप सपोज करो एक हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो। क्या मैं कह सकता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटर के अंडर आती है सर, ठीक है? और आप वहाँ जॉब करते हो, 50 लाख कमाते हो, तो जब आपको सैलरी मिलेगी तो वो आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो क्या टीडीएस कटता है सर? हाँ सर, सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कट गया, ठीक है? अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना वो इनकम टैक्स को पे नहीं करती, डिडक्ट तो कर लिया, पे नहीं करा। क्यों सर? आपस में उनके बैकएंड पे खाते चलते हैं, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? विदाउट चालान, यानी कि एक्चुअल फिजिकल पेमेंट नहीं हुई गवर्नमेंट को, फिजिकल पेमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं हुई, और ये मैंने लिख दिया विद चालान। तो यहां पर बेटा आपका टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है? सेम डे, मतलब माना जाता है जैसे डिडक्ट करा आपने पेमेंट कब कर दी? उसी टाइम कर दी। आपने कब पेमेंट कर दी? उसी टाइम। और यहां पर जब भी डिडक्ट करोगे तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, बट इसको ज़्यादा बेटर ऐसे लिख देता हूँ, अप्रैल टू मार्च। ध्यान रखना, अप्रैल टू मार्च पेमेंट कब करनी है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर मार्च के मंथ के लिए एक्स्ट्रा डेज नहीं है? नहीं है बच्चा। विदाउट चालान में तो जैसे डिडक्ट करा सेम डे, यानी कि अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ 19/4 को तो पेमेंट कब मान ली जाती है? 19/4 को। और अगर विद चालान है तो क्या मान ली जाएगी सर? 7th ऑफ मई। कोई दिक्कत? सर ये बात कहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है बेटा, मैं आपको रीड करने को दे दूंगा अभी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं सर। चलिए, तो ये आप सारे बच्चे नोट कर लेना। हम लोगों ने कौन सा कंपोनेंट करा था? जनरली क्या माना जाता है कि अदर देन गवर्नमेंट है, तो रेलिवेंट तो यही होता है सर, ठीक है। और डिडक्टर जब गवर्नमेंट होता है तो विदाउट चालान, विद चालान, विदाउट चालान होता है तो सेम डे पेमेंट मान ली जाती है, और विद चालान होता है तो हमें 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है जब भी हमने टीडीएस डिडक्ट करा है। क्लियर है? आइए सर, और कुछ इनपुट्स? बेटे अब मेरी बात समझना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। आपको पता है ना इसका क्या मतलब होता है? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। हाँ सर, हमें पता है। इसका मतलब क्या होता था? जब आप 2 टीडीएस पेबल डालते हो, मतलब जब आपने पैसा उसका रोक दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, और उस एग्जाम्पल के अंदर आपको पता है क्या था? उस एग्जाम्पल में था कि मिस्टर ए है और उसने 1 लाख रुपए की ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करी। पहले सर्विस प्रोवाइड करी थी और फिर उसको पेमेंट दी गई। मेरा आपसे सवाल है, अगर मिस्टर ए बोलता भाई साहब ऑडिट ना मैं तब करता हूं जब भाई साहब मेरे पास एडवांस आता है, एडवांस। मैं कोई छोटा मोटा ऑडिटर नहीं हूं कि मैं पहले ऑडिट करूंगा फिर आप मुझे पेमेंट करोगे। भाई साहब 1 लाख रुपए की फीस है, 50,000 जब जमा हो जाएंगे अगले दिन आ जाऊंगा आपके पास ऑडिट करने। मेरा आपसे सवाल, जब कंपनी मिस्टर ए को 50,000 एडवांस दे रही है, अभी काम भी नहीं हुआ, तो क्या 50,000 में से 10% काट लेगा? ओ बबुआ, यानी कि बोले पकड़ 45, 5,000 टीडीएस जाना है। क्या ऐसा कर दे? क्या काम ना हुआ? भी एडवांस पेमेंट तो होती है मार्केट में। सो आंसर इज यस। मेरी बात समझना, और ये हमें हर सेक्शन में देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो मैं आपके साथ सेक्शन डिस्कस कर रहा था वो 194J था बच्चे, प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल्स को पेमेंट होती है तो कौन से सेक्शन में होती है? 194J में। और उस पे मैंने यहां पे यस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे क्योंकि रूल है, जनरल रूल, इट्स टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, और at the time of payment, whichever is earlier। क्रेडिट का मतलब जब आप उसके अकाउंट की लायबिलिटी देखो। लास्ट टाइम क्या था समझना, क्रेडिट का मतलब वो जो आपने एंट्री डाली थी ना, एक्सपेंस टू मिस्टर ए टू टीडीएस, ये क्रेडिट का मतलब। तो या तो क्रेडिट करते टाइम उसके अकाउंट में, या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। हमने लास्ट क्लास में जो करा था उसमें क्रेडिट पहले हो रहा था तो टीडीएस कट गया था। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी इंसान को, इस इंसान से मैंने पहले कोई काम नहीं करवाया, मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं सीधा, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैंने कोई काम नहीं कराया मिस्टर ए से, मैं मिस्टर ए की क्या एंट्री डालूंगा? मिस्टर ए बेटा टू बैंक टू टीडीएस पेबल। मिस्टर ए बच्चे, ये ले पकड़ 45,000 क्रेडिट हो गया, तेरे नाम का टीडीएस भी 5,000 आ गया। सर बड़ी हाई लेवल कर रहा हूं मैं आपके साथ। दिस इज द एंट्री। मैंने कोई काम नहीं लिया सर अभी तक मिस्टर ए से, कोई काम नहीं लिया। दिस इज एडवांस ऑफ ₹50,000, काम कराने से पहले का एडवांस। तो अकाउंटेंट क्या एंट्री डालेगा? छोड़ दो टीडीएस को,
मिस्टर ए टू बैंक मानते हो एंट्री, टू बैंक तो होता 50,000, लेकिन भाई भगवान ने ऊपर से टीडीएस के प्रोविजन डाले हुए हैं, बोलते हैं एडवांस देने से पहले ये रूल पढ़ लो, टीडीएस काटना एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है पेमेंट, तो टीडीएस काटो जनाब। कितना काटोगे, 50,000 का 10%, 5,000, ये काट लिया टीडीएस पेबल, दिस इज कॉल्ड टीडीएस डिडक्टेड। बता चुका हूं मैं आपको ये बात। सर ऐसे करने में मजा आता है, ऐसे सेक्शन करने में बस ये नहीं है कि आपको बता दूं ये रेट है, ये सेक्शन में ये पेमेंट है। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? आइए, कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं, आप मान के चलो आप लैंडलॉर्ड हो, मैं किराएदार हूं। सर मैं किराएदार हूं, मैं आपके घर में किराए पे रहता हूं, और अभी हमारा एग्रीमेंट बना है, बट मैंने आपको 1,00,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दी सर, ठीक है? क्या टीडीएस कटेगा? हाँ कटेगा। एडवांस पेमेंट पर भी टीडीएस लग जाता है, बिकॉज दिस रूल टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो इसका मतलब टीडीएस कटेगा, और जैसे ही आप डिडक्ट करोगे अगले महीने मेरे बच्चे 7th को पे नहीं करना पड़ेगा क्या आपको? अगर आज आपको मैं एडवांस देता हूं तो आज ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी सर? 7th ऑफ मई तक। आई बात समझ? हाँ सर आई सर। चलिए गुड। अब आप डेवलप्ड हैं कोई भी सेक्शन रीड करने के लिए। सेक्शन 192। हाँ सर, क्या बढ़िया गाना गाते हो आप, थैंक यू। ओ ये क्वेश्चन तो अच्छा है, इसको खोल के रखते हैं। आइए जनाब, आइए आइए, अब मैं आपके साथ बड़ी बातें करूँगा सर, अब आप बड़े बच्चे बन गए हो। 192 है सर, टीडीएस ऑन सैलरी। मेरी बात समझते जाना। मान के चल लो आज क्या डेट है, 1/4/2019, टुडे इज़ 1/4/2019, और मिस्टर ए जॉइंड इन्फोसिस। सैलरी कितनी लगी है मिस्टर ए की? 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो मेरे भाई मुझे बता दो, इन्फोसिस जो है मिस्टर ए को, समझना, अप्रैल में पे करेंगे, मई, जून, जुलाई, आपकी जो समझ कहती है मैं वो बोल रहा हूँ अभी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मिस्टर ए ने 1/4/19 को ज्वाइन करा, और भाई साहब 1,00,000 रुपए पर मंथ है, तो हमारी समझ ये कहती है कि 1-1 लाख रुपए भाई के अकाउंट में आता रहेगा।
क्यों जी? हाँ सर, बिल्कुल सर। भाई के अकाउंट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आ रहा है, और ऐसे ही तो मैं बोलता हूँ साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपए। हाँ सर बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये 1 लाख बैंक में जाएगा? मेरी बात समझना। और बेटे मैं आपके साथ एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चा, आपको आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, नॉट जस्ट फॉर 192। थॉट प्रोसेस कैसे काम होता है, ठीक है? आज क्या डेट है आपको पता है? आज क्या डेट है? 21 अप्रैल। आज पता है मैंने इससे रिलेटेड काम भी करा है। सर आपने टीडीएस रिलेटेड काम कैसे? मैं बताता हूँ बेटा। जागृति मैम जॉब कर रही हैं अभी ईवाई में, ठीक है? जागृति मैम पता है ना, मेरी वाइफ है, शादी हो गई मेरी। हाँ बेटा, दुष्यंत सर की भी हो जाए, दुआ करना बेटा। एक साथ सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, भगवान को बोलो, हे भगवान दुष्यंत सर का दर्द हमसे देखा नहीं जाता, उनकी प्लीज़ शादी करा दीजिए भगवान, प्लीज़। और जितने बच्चों को वो जो एडिट करने के स्किल्स आते हैं ना, अलीशा, अभिराज, ये बड़ी जल्दी एडिट कर लेते हैं, तो प्लीज़ ये वाला भी कर लेना। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, हे भगवान दुष्यंत सर की शादी करवा दीजिए भगवान, प्लीज़। मुझसे उनका दर्द और देखा नहीं जाता भगवान। आइए, तो मेरी शादी हो गई है बेटा, मैं इस पर था। तो जागृति मैम की जॉब है, और अभी ना आज उनका ना लास्ट डे था। क्या लास्ट डे था? उनको ये बताना था कि भैया नया साल शुरू हो गया है, ठीक है, और तुम कितना इन्वेस्ट करोगे। चैप्टर 6A से रिलेट कर रहा हूं बच्चे। चैप्टर 6 से याद करो, जीटीआई के नीचे चैप्टर 6 से डिडक्शन, एलआईसी। कई बच्चों ने चैप्टर नहीं करा अभी, लेकिन जब आप करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। बट अभी समझने की कोशिश करो कि भाई साहब आपको अपने डिडक्टर को, अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है कि मैं इस साल 80C ले लूं। क्यों बताना पड़ता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों बताना पड़ता है। आज बताया मैंने, जागृति मैम के जो ऑनलाइन पोर्टल है ईवाई का, उसमें जाकर मैंने बताया है आज ये कि जी हम ये इन्वेस्ट करेंगे जी। क्यों बताया समझना। एक बात बताइए, इन्फोसिस की नजरों में ये कौन है सर? इन्फोसिस की नजरों में आपकी साल की सैलरी कितनी है? सर साल की सैलरी है 12 लाख रुपए। और मेरे बच्चों तुम लोग सैलरी कर चुके हो, क्या इन्फोसिस को स्टार्टिंग से पता नहीं होगा कि आपकी सैलरी की बाइफर्केशन क्या है? एचआरए कितना, एचआरए नहीं बोलूंगा, एचआरए की भी डिटेल आज यहाँ पे हमने डाली है कि जी हम इतने रुपए के किराए पे रहते हैं। तो बेसिकली क्या इन्फोसिस, अच्छा ये डिटेल क्यों ली गई? क्योंकि इन्फोसिस जानना चाहता था ये दोनों चीजें कि भैया कितना किराया है, ठीक है? तो बेसिकली आप सैलरी कर चुके हो कि भैया उसमें ये बेनिफिट्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये सब कैसे पता लगता है? एम्प्लॉय तो बताएगा। सैलरी स्लिप में तो एचआरए मिल रहा है, ये 12 लाख रुपए का आपका पैकेज है, इसमें हो सकता है कि सैलरी स्लिप के अंदर एचआरए कुछ अमाउंट का हो, इसके अंदर ही 12 लाख में, ठीक है? अब क्या होता है, इन्फोसिस के अंदर जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, देखो मोटा मोटी तो सैलरी 12 लाख है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ सर कुछ एग्जेम्पशंस तो हमने पढ़ी थी, तो उससे फाइनली इनकम अंडर दी हेड सैलरी कितना आ गया सर? 10 लाख रुपए। आपको ये समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिया मैंने, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर एम्प्लॉय ने बताया जी मैं इतने रुपए के घर में रह रहा हूं, ये बता दिया, आज बता दिया मैम ने, ठीक है, कि मैम घर में रह रही हैं, किराए पर रह रही हैं। फिर मैम ने बता दिया कि इतना इन्वेस्ट करूंगी। तो अब क्या इन्फोसिस वाले
क्या मैम की सैलरी इनकम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। इनकम एट द सैलरी आ गई 10 लाख। इन्फोसिस ने बोला हद से हद मैम का क्या होगा, अक्टूबर में जाके या नवंबर में जाके अप्रेजल होगा, 2-3 लाख रुपए सैलरी बढ़ जाएगी, है ना? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई इंसान 12 लाख कमाते है उसकी 25 लाख सैलरी हो जाए। 12 का सर अप्रेजल होएगा, कितना होएगा किसी के हाथ में ही नहीं है। तो अभी इन्फोसिस वाला क्या करता है, इन्फोसिस वाले कहते हैं भाई जितने पे जॉब लगी है वो पकड़ लिया मैंने 12 लाख, कुछ एग्जेम्पशंस लग गई तो 10 लाख। तो मान लो कि टैक्स आ गया 10 लाख के ऊपर 1,20,000। ये टैक्स कैसे निकला बेटे समझना। सैलरी 10 लाख, अगर और कोई इनकम नहीं है तो जीटीआई कितनी आई, 10 लाख। मान के चल लो चैप्टर 6 से निल है, मैंने 1.5 लाख भरवाई है आज, ठीक है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई, 10 लाख। क्या इस 10 लाख पे टैक्स ना निकल सकता क्या? बिल्कुल निकल सकता है सर। क्या आप टैक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर, 1,20 आ जाएगा सर। सर ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। 10 लाख के ऊपर क्या टैक्स है मैं वो डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो हमारी अलग क्लास चलती है सर। मैं कह रहा हूँ मान लो 10 लाख पे 1,20 है। अब इन्फोसिस क्या करता है, कहते हैं इसका मतलब मैंने ये भाई साहब का देना कितना है वैसे, 12 लाख। सर देना तो 12 है, जिसमें से मुझे टेक्निकली कितना माइनस करना है, 1,20, तो कुल मिलाकर कितना देना है, 10,80। यही कहानी बन रही है ना सर। मैंने मिस्टर ए को अपॉइंट करा है 12 लाख पर और ये वर्किंग बना ली और इतना बनता है। अब क्या करेगा मिस्टर ए, अब सॉरी इन्फोसिस क्या करेगा समझना। अब जब अप्रैल की सैलरी आएगी ना सर एम्प्लॉयज की, तो क्या करेगा, वो कहेगा देखो जी 1,20 साल का है ना, तो ये एम्प्लॉय तो हमारे पास 12 महीने है। सर उसे कैसे पता हो सकता है छोड़ जाए? बेटा मेरे को ये भी नहीं पता ना कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो 12 महीने ही लूंगा। तो मुझे बता दीजिए महीने का कितना टैक्स, 10,000। और वो क्या करेगा, 10,000 90,000 माइनस 10,000 90,000, इसी तरीके से 90 90 90 90। और अगर भगवान की दया से ये सारी पोजीशन सेम रही, सेम रहने का मतलब एम्प्लॉय ने जॉब नहीं छोड़ी, उसकी अप्रेजल भी नहीं हुई, तो 10-10 हजार करके टोटल सरकार के पास कितना पहुंच जाएगा, 1,20,000। इसी बात पे एक बात बोलता हूँ सर, ये जो टैक्स है क्या इसमें आपने सरचार्ज ले लिया? हाँ बेटा अगर लगा होगा तो ले लिया। क्या सर आपने सर HEC ले लिया? हाँ बेटा ले लिया सर। और आपने रिबेट ले लिया? हाँ बेटा। पूरा का पूरा टैक्स जो हम निकालते हैं, सिर्फ स्लैब तक नहीं, पूरा जो भी टैक्स की वर्किंग है ये वो निकली। मैंने कहा भाई 12 महीने एम्प्लॉय मेरे हाथ में अभी, तो मैंने डिवाइडेड बाय 12 करा और मैं 10-10 हजार माइनस करा, 90-90 हजार की पेमेंट कर। अब समझना कि कंपनी ने जो डिटेल मांगी है ना बेटा, वो अप्रैल के महीने में मांगी थी अभी, हर एम्प्लॉय से बच्चे, हर एम्प्लॉय। जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं ना, सबसे अप्रैल में डिटेल मांगी जाती है कि भाई तुम्हारी टोटल इनकम निकालने के लिए तुम हमारे यहाँ जॉब करते हो तो तुम कितना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। सर क्या मैम ने अभी इन्वेस्ट कर दिया है? सर नहीं बेटे, अभी मैंने फुल, मैंने जो बोल सकता हूं ना, ये भी इन्वेस्ट करूंगा, ये भी इन्वेस्ट करूंगा, ये भी इन्वेस्ट करूंगा, सब बोल दिया मैंने। हेल्थ इंश्योरेंस भी लूंगा, PPF भी लूंगा, हैंडीकैप को मेंटेन भी करूंगा, सब जो है ना सब ले लिए बेनिफिट बेटा 6A के। ये आप समझोगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि इनिशियली जो
ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या होगा, मैंने बेस्ट बेनिफिट ले लिया। अब क्या होगा बच्चे, जब जनवरी आएगा ना तो कंपनी का दोबारा से नोटिस आएगा कि भाई तुम लोगों ने बोला था कि तुम इन्वेस्ट करोगे अप्रैल के महीने में, तो लाओ इन्वेस्टमेंट का प्रूफ। अब तो साल खत्म होने वाला है, इसी साल ही तो करना था। तो अगर तो मैंने कर दिया तो बेटा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तो मैंने कर दिया तो ऐसे ही चलता रहेगा 10,000। और अगर मैंने नहीं करा तो बोलेगा इसका मतलब आपने डिक्लेरेशन ठीक नहीं दी थी, आपने तो डिडक्शन ज्यादा ले ली, चैप्टर 6 से की डिडक्शन ले ली। तो अब वो ज्यादा टीडीएस काट देगा आपकी आखिरी के महीनों में। इनिशियली आपने बोला था कि आप इन्वेस्ट करोगे तो उस हिसाब से टैक्स कम आ रहा था, क्योंकि आपका 6 से अगर आप लाखों लाख 2 लाख बोल रहे थे तो टैक्स कम आ रहा था। अब जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं करा तो अब तो टैक्स ज्यादा आएगा, तो आखिरी के महीने में टीडीएस आपका बढ़ जाता है बच्चे। आपको समझ आई सर? हाँ सर, बराबर समझ आई। आइए, तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को, और इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, जब वो पेमेंट ऑफ सैलरी करता है तो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। यानी कि वो लाइन याद करो, TDS is to be deducted at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. That was a general line. In case of section 192, that is salary, जब मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, ड्यू हो गई है, ड्यू हो गई है, महीना हो गया, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे करी क्या, नहीं करी, तो टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं करना। टीडीएस डिडक्ट तब करना है जब उसको पेमेंट करूंगा। बेटे बड़ी हाई लेवल बातें बोल रहा हूं। 30 अप्रैल को जब आप ड्यू करोगे तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, मान लो आप किसी को 50,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो, आपका खर्चा क्या होगा 50,000, पे कर दी क्या आपने, नहीं करी सर। पेमेंट कब कर रहे हो आप, 10th ऑफ मई को। अब समझना बेटे, अब जब आप पे करोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग टू बैंक, सर ये क्या कर रहे हो बेटा, पेमेंट के टाइम पे टीडीएस टू टीडीएस पेबल, मुझे बता दीजिए, दिस इज कॉल्ड टीडीएस डिडक्टेड। टीडीएस डिडक्टेड, आई समझ? हाँ जी, मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटे सेक्शन 192 सैलरी। This section casts an obligation on every person responsible for paying, if you are responsible for paying any income chargeable to tax under the head salary. तो जो भी ये दे रहा है, he is required to deduct income tax on the amount paid. छोटा सा सवाल सर, शहजादी मैम हमारे यहाँ पर जॉब कर रही हैं सर, बोलो हाँ। हाँ
मान लो शहजादी मैम की सैलरी है 20,000 पर मंथ, बोलो हाँ। हाँ, तो 20,000 पर मंथ यानी कि 12 महीने का 240, बोलो हाँ। हाँ, शहजादी मैम के ऊपर टैक्स लग रहा है क्या? अगर उनकी और कोई इनकम नहीं है तो शहजादी मैम के ऊपर क्या टैक्स लगा? कोई टैक्स नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले 2.5 लाख तो माफ़ होते हैं, पहले 2.5 लाख माफ़ होते हैं सर। और शहजादी मैम की अगर और कोई इनकम नहीं है तो बता दीजिए, सैलरी हो गई उनकी 2 लाख, जीटीआई हो गई 2 लाख, डिडक्शन कुछ नहीं ली उन्होंने चैप्टर 6A की, टोटल इनकम हो गई 2 लाख। टोटल इनकम अगर 2 लाख है तो उस पर टैक्स निकालना नहीं आता आपको? आता है सर, हमें पहले 2.5 लाख ही माफ़ होते हैं सर, तो नील हुआ, तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो मुझे बताइए टीडीएस लगेगा क्या? कोई टीडीएस नहीं है। टीडीएस तो उनका कटेगा ना जिस पे टैक्स है भाई, ये तो बेसिक बात है ना। क्लियर है? आइए, सच इनकम टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड एट एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। आपको ना मैं मेन बातें बता रहा हूँ, उसके बाद तो आप रीड करते रहोगे। एवरेज रेट का मतलब जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई कि भाई इनकम अंडर दी हेड सैलरी निकाल ली मैंने, आप मेरे यहाँ पे काम करोगे तो आपकी सैलरी की इनकम नहीं निकाल सकता क्या? निकाल लूंगा, चैप्टर 6A की डिडक्शन भी दे दूंगा। अप्रैल में पूछ लिया आपसे कुछ इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स निकाल दिया, तो उसके बाद मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, एवरेज रेट आ गया सर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स यानी कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कोई दिक्कत? एवरेज रेट क्या है सर, मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको रीड कर लोगे सर। पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल भी रीड नहीं करना आपको, मैं अभी करवाऊंगा। ये वाला भी पॉइंट रीड नहीं करना है। चलिए, पॉइंट नंबर 6 बता रहा हूँ सर। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, इससे भी पढ़ सकते हो, बस अभी ये समझना, आपको मैं बातें बताता जाऊंगा अभी। सर मैंने एक जगह जॉब कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे मान लो 10 लाख कमाता हूँ, और सर मेरा ना घर भी है सर जिस पे मुझे किराया आ रहा है। तो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो तो मुझे 10 लाख ही देगा सैलरी जो है। तो मैंने क्या सोचा यार, अब कल को, और किराया भी कितना आ रहा है, किराया 6 लाख आ रहा है सर। तो 10 लाख सैलरी, 6 लाख किराया, टोटल 16 लाख। अब भाई वो 6 लाख रुपए जो आ रहा है, ठीक है, मान लो उस पर टीडीएस नहीं है, कि जो 6 लाख रुपए आ रहा है ना, वो मान के चल लो कि टीडीएस नहीं है। सर क्यों नहीं है? एज्यूम कर लो ना सर, अभी अभी तो आपने रेंट वाला प्रोविजन पढ़ा भी नहीं है, तो मान लो कि 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन सॉरी 6 लाख के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब कल को मैं रिटर्न भरूंगा तो मुझे तो 16 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा ना? हाँ सर। तो फिर सर अगर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर कि वो जो 6 लाख है वो अपने एम्प्लॉयर को बता देता हूं कि भाई साहब आप मुझे 10 लाख तो देते हो, लेकिन एक जगह से मुझे 6 लाख की इनकम भी आती है, तो आप ना उसको भी जोड़ लो, और उस पे जो टैक्स लगता है पूरे 16 लाख पे जो टैक्स है वही मेरी सैलरी से पूरा डिडक्ट कर लो सर। उससे क्या होगा, अपने आप आपका सारा जितना भी टैक्स बनता है टीडीएस के नाम पे जमा हो जाएगा, एडवांस टैक्स में फंसोगे नहीं आप। अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना सर, तो बढ़िया बात है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा धीरे बोलता हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं सर, मिस्टर ए है और उसकी सैलरी कितने की है सर? 10 लाख की। और सर हाउस प्रॉपर्टी में भी भाई को कितने की इनकम हो रही है? 6 लाख। तो आप मान लो जीटीआई भी यही मान लो, टोटल इनकम भी यही मान लो, 16 लाख। ठीक है, अब क्या मैं ये 6 लाख की इनकम अपने एम्प्लॉयर को बता दूं? एम्प्लॉयर ने तो मुझे कितना देना है? 10 लाख।
ठीक है। और ये मान लो कि टोटल टैक्स कितना है 3 लाख, जिसमें सैलरी पे है 2 लाख और इस पर है 1 लाख। तो लॉजिकली एम्प्लॉयर तो 10 लाख में से 2 लाख डिडक्ट कर लेगा और मुझे कितना पे करेगा 8 लाख। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो मिस्टर ए के बैंक में सैलरी अकाउंट कितना हिट करेगी पूरे साल में 8 लाख। मिस्टर ए ने क्या बोला, यार अगर ये 6 लाख के ऊपर 1 लाख का टैक्स बनता है तो मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो तो टीडीएस काट नहीं रहा। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए क्या मुझे एज एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा? हाँ, यानी कि क्वार्टर का झमेला कैसे पे करना है इसको। तो उसने क्या करा, उसने ना अपने एम्प्लॉयर को बताया कि जनाब मैं ना ये 6 लाख भी कमाता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको कैपिटल गेन है, अगर आपकी पीजीबीपी में इनकम है, आपकी कोई भी इनकम है सर, अदर सोर्स में इनकम है, आप अपने एम्प्लॉयर को बता दो और उसको बोलो जनाब 10 लाख में से ना 2 लाख मत काटिए, 3 लाख काट दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा सारा का सारा टैक्स कट जाएगा, मेरे ऊपर एडवांस टैक्स का बर्डन भी नहीं आएगा और आप मुझे 7 लाख दे दीजिए। आई बात समझ? आई क्या? हाँ सर, आ गई सर। कोई दिक्कत नहीं सर। कहने का मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी पे तो टीडीएस काटना ही है। अगर आप कोई और इनकम कमाते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं और वो उसको जोड़ के जो भी टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा टीडीएस काट लेगा। ठीक है सर। सर एक और बात बताइए सर, अगर मेरी सैलरी है 10 लाख और मुझे सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो मेरी इनकम हुई 8 लाख, तो क्या मैं ये बात भी अपने एम्प्लॉयर को बता दूं? फिर उससे क्या होगा सर, वो जो टैक्स निकालेगा वो 8 लाख पे निकालेगा। समझो ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को तो ये पता है भाई मैं तो 10 लाख देता हूँ, बट जब एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि मेरे भाई 10 लाख के ऊपर टैक्स मत निकाल, ठीक है, मेरे को ऑलरेडी एक लॉस भी है 2 लाख का, तो मेरा जो भी टैक्स बनता है वो टेक्निकली 10 लाख पे नहीं बनता ना, वो तो 8 लाख पे बनता है ना। तो 8 लाख पे टैक्स निकाल और जो भी टैक्स बनता है उसको एज टीडीएस डिडक्ट कर लेना। समझ आती है सर बात? कैसा अलाउड है? इट इज़ अलाउड। आगे समझना सर, कैपिटल गेन में भी लॉस है, पीजीबीपी में भी लॉस है, अदर सोर्स में भी लॉस है, क्या ये सारे ही बता दें? ये नहीं बता सकते आप। इन शॉर्ट, एक एम्प्लॉय अपना सिर्फ एक लॉस अपनी सैलरी से सेट ऑफ करवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, और वो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। चलिए, ये जो आपका पॉइंट 6 और 7 है वो यही है। एक बार इसको रीड कर लो सारे बच्चे। आई एम जस्ट कमिंग इन अ मोमेंट। एक बार ये दोनों पॉइंट 6 और 7 रीड कर लो।
हाँ जी सर, समझ आ गया। चलिए सर, लैंग्वेज डिफिकल्ट लिखिए, बट आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। आइए, ये फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ परगेजेट कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, ये क्या है सर, रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एविडेंस प्रूफ पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम फ्रॉम द एम्प्लॉय। सर आपको मैं ये बात बता चुका हूँ, अभी अप्रैल का महीना है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जागृति मैम की क्या डिटेल भरवाई है कि जी हम प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हम LIC में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मैंने अभी कर दिया है क्या? नहीं करा सर। लेकिन जनवरी फरवरी जब इस साल का आएगा तो मेरे को दोबारा से EY का मेल आएगा जागृति मैम को, और वो बोलेंगे आपने जो बोला था उसके एविडेंस से सबमिट करो। आपने बोला था आप किराए पे रहते हो, किराए के एविडेंस से सबमिट करो कि आप किराया दे रहे हो। आपने बोला था आपने PPF में जमा कराओगे, एविडेंस सबमिट करो। तो बेसिकली ये जो आप LIC करवाते हो, प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हो, HRA किराए पे रह रहे हो, ये डिटेल आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे रहे हो या अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हो? यू आर गिविंग इट टू योर एम्प्लॉयर। एंड इफ यू विल नॉट गिव दिस, द बेनिफिट वुड बी टेकन बैक, और आखिरी के 2-3 महीनों में TDS का अमाउंट ज्यादा कटने लग जाएगा। ये लिखा सर HRA की डिटेल। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप साल का किराया 1 लाख बता रहे हो, साल का किराया कितना? 1 लाख। सर साल का 1 लाख मतलब HRA, बेटा सैलरी कर चुके हो ना? हाँ, तो बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 मतलब महीने का कितना रुपये किराया है? 8,333। 8333 बॉय, 8333। अगर तो यू आर स्टेइंग इन अ हाउस जिसका रेंट है सिर्फ 8,333 पर मंथ, ठीक है, तो आपको लैंडलॉर्ड के पैन नंबर की जरूरत नहीं है, डोंट गिव द पैन नंबर। बट इफ किराया इज मोर देन 8,333, you have to give the details of the landlord as if name, address, PAN number of the landlord where the aggregate rent exceed 1 lakh, ठीक है। लीव ट्रैवल के सेशन में ये देना होता है। इंटरेस्ट अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपका होता है तो नेम, एड्रेस, पैन ऑफ द लेंडर। चैप्टर 6 से डिडक्शन, एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे बताइए जनाब, कोई दिक्कत? नहीं सर। सर एक बात बताओ, क्या यही है ज़िंदगी? हाँ बेटा हाँ, यही है ज़िंदगी। आपके सामने आ रहा है एक क्वेश्चन, द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी लिखिए तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे सकते हो इसे। 19-20 कितनी है सर? 11,15,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स एवरी मंथ बाय द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉई है सर, 11,15,000 उसकी सैलरी है, हमें ये बताना है कितना TDS कटेगा। तो 11,15,000 अगर ग्रॉस है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी तो 10,65,000। 1065 के ऊपर बेटा टैक्स निकाल दिया। सर टैक्स कैसे निकलता है? बच्चे अगर टैक्स आपको निकालना आना चाहिए, वैसे मैं जिन बच्चों को नहीं आता है मैं नेक्स्ट वीडियो TDS के बाद वो निकालूंगा बेसिक्स, जिसके अंदर आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। बट अगर नहीं भी आता तो चिंता मत करो बेटे, 10-65 पे मान लो टैक्स कितना आ रहा है, 1,32,000। जिनको आता है वो कैलकुलेट कर लें। इसके ऊपर HEC तो टैक्स पेबल आ गया 137,280। तो भाई टोटल टैक्स कितना कटना है इसका ज़िंदगी में? 137,280 डिवाइडेड बाय 12। कोई दिक्कत? ना सर। $18.2 बेटा। टेक द अबव इलस्ट्रेशन जो भी हमने करी है, एज्यूम दैट एस्टिमेटेड सैलरी इज 11,15,000 इज फॉर 10 months एज द एम्प्लॉयर ज्वाइन द सर्विस ऑन 1 जून। भाई साहब जरूरी है क्या 1 अप्रैल को हर कोई ज्वाइन करेगा?
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 जून को ज्वाइन करे। हाँ सर हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा सर, उसकी सैलरी कितनी है सर, 11,15,000। सर ये पूरे साल की है? नहीं बेटा, इन्होंने लिख दिया ना 11,15,000 10 महीने की, 10 महीने की 11,15,000। ठीक है सर, तो टैक्स कैसे निकाला? टैक्स तो वही आएगा बेटा 137,280। सर मैंने जून में ज्वाइन करा, अप्रैल और मई में मैं जॉब में नहीं था। जून में आप मान लो आप जब सीए बने तो आपकी जॉब जून में लगी 1 जून को, तो कितनी सैलरी आपको मिलनी है? 11,15,000। उस पर टैक्स कितना निकला? सेम 137,280। भाई अब इसके ऊपर ये जो भी टैक्स है, कंपनी के पास कितने महीने हैं? 10 महीने ही तो है ना मेरे बच्चे। अप्रैल और मई तो निकल चुका है, आप तो तब कहीं और थे, जॉब भी नहीं कर रहे थे या कर रहे थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को आपका ये जो टैक्स है सारा 137,280 ये कितने महीनों में काटना है बेटा? 10 मंथ्स। अप्रैल और मई में तो मैं काट नहीं पाया, जून से काटना शुरू करूंगा 30 जून को, ऐसे हर एक महीने के एंड में। हाँ जी, लॉजिकल बात लग रही है? बिल्कुल सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर बिल्कुल। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। चलिए आइए ये पढ़ते हैं एक बार। R was working with X Limited on a salary of 60,000 per month। सर R की जो जॉब लगी ना, मैं इसको साथ साथ बनाता भी जाऊंगा। मिस्टर R हैं और जॉब कितनी लगी है इसकी? 60,000 पर मंथ। ठीक है, आर की जॉब लगी है एक्स लिमिटेड में, तो 60,000 भाई की जॉब लगी है एक्स लिमिटेड में। ही रिजाइंड ऑन 31 जुलाई। सर इसका मतलब भाई ने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना काम करा भाई ने। 60,000 60,000 60,000 और 60,000, और अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त से 70,000 की जॉब लग गई वाई लिमिटेड में। 70,000 पर मंथ इन वाई लिमिटेड, और इसके बाद तो कोई चेंज नहीं करी, कंप्यूटर टैक्स डिडक्टेबल। तो इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 और 70,000। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स डिडक्टेबल बाय एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। मुझे ये बताना है कि एक्स ने कितना टीडीएस काटा और वाई ने को कितना टीडीएस काटना चाहिए। Assuming he submitted the details of salary drawn and tax deducted at source by X Limited along with a copy of Form 16 to Y Limited। Assuming कि उसने मिस्टर आर ने जब Y को ज्वाइन करा तो उसने सारी इंफॉर्मेशन X की भी बताई कि जी मैं इससे पहले यहाँ पे जॉब कर रहा था। क्या ये बताया जाता है? बिल्कुल बेटा ये बताया जाता है। प्रैक्टिकली जब आप एक कंपनी छोड़ कर जाते हो, जब आप न्यू कंपनी में जाते हो, तो आप जब न्यू कंपनी के पास जाते हो तो आप बताते हो कि भाई साहब मैं पिछली कंपनी में, ठीक है, मेरा ये सैलरी थी, और अब अगर आप मिड में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे सपोज करो मैं
जॉब चेंज करूं 15 सितंबर को, तो भाई अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 15 दिन जहां काम करा है वहां पे जो भी सैलरी मिली है और जितना भी टीडीएस कटा है, क्या मैं न्यू कंपनी को बताऊंगा? बिल्कुल बताऊंगा सर। तभी तो मेरा एक्यूरेट टैक्स पूरे साल की इनकम पे जो बनता है तभी तो टीडीएस के नाम से कट पाएगा। चलिए अब हम समझते हैं। मेरा आपसे सवाल, क्या अप्रैल के महीने में जब एक्स लिमिटेड मिस्टर आर को 60,000 देगी तो क्या कुछ टीडीएस काटेगी? बताइए। आंसर इज यस। सर क्यों टीडीएस काटेगी सर? बेटा एक बात बताओ, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ बस। क्या बच्चे अप्रैल में आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है और इनफैक्ट आप भी मिस्टर आर जो है, क्या उसको पता है मैं तो बस अप्रैल में जून जुलाई काम करूंगा फिर छोड़ दूंगा? उसको पता है? नहीं पता बेटा। तो एक्स लिमिटेड तो क्या लेके चल रही है? एक्स लिमिटेड तो बैकएंड पे कैलकुलेशन क्या लेके चल रही है कि ये भाऊ हमारे यहाँ पे 12 महीना काम करेगा, तो ये भाऊ की सैलरी कितनी है? 7,20,000। इस भाऊ की 7,20,000 के ऊपर टैक्स कितना है? तो जितना भी टैक्स आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 12। एक्स लिमिटेड को, इवन आर को कहाँ पता कि वो जुलाई में छोड़ देगा बेटा? तो बेसिकली मैंने आपको क्या करा, ये जो 7,20,000 है, ऑब्वियसली इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और वो तो अभी देख लेंगे हम एक्चुअल, ठीक है। तो आइए आंसर पे आते हैं। सर आंसर आप ही करा दो सर। बेटा टाइम बहुत लगेगा बच्चे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आइए, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखो, ये इसका आंसर है 60,000 इंटू 12, 720, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 670। बेटे 670 के ऊपर टैक्स निकालोगे ना आप तो 46,500 आएगा। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से ऊपर आगे 670, 20%, तो 46,500 आएगा बच्चे। रिबेट इसको मिलेगी नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं, HEC डाल दोगे तो आ जाएगा 48,360। तो एक्स लिमिटेड को लगता था कि भाऊ का टोटल टैक्स कितना काटना है? 48,360। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी हमने 50,000, 670, 48,360 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा एक बार बता दो। $4030। तो भाई साहब आपको जब पहले महीने की सैलरी मिलेगी तो कितने का टीडीएस कटेगा? 4030। बताइए। ये देखिए, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पेड इन में कितना टीडीएस कट रहा है? 4030। अगले महीना जब दोबारा 60,000 दूंगा मई के महीने की सैलरी, तो क्या होगा? फिर दोबारा 4030। मेरे को कहाँ पता है सर वो जॉब छोड़ देगा। जून 4030। जुलाई में 31 ऑफ जुलाई को उसने मुझे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, कल से दूसरी जॉब में जा रहा हूँ, तो मैंने कितना टीडीएस काटा बेटा?
नील। सर क्यों नील, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे एक्स लिमिटेड के पास वो 4 महीने रहा। क्या जुलाई में पता लग गया एक्स लिमिटेड को 4 महीने ही है? हाँ, तो 60,000 इंटू 4, 240। 240 पे कोई टैक्स बनता है क्या बच्चे? कोई टैक्स नहीं बनता, इसलिए मैंने उसका टीडीएस यहाँ पे नहीं काटा। सर पहले जो काट लिया भाई, पहले मुझे नहीं पता था ना, तो वो जमा हो चुका है, अब क्या उसके ऊपर करूंगा मैं कुछ। लेकिन जब पता लग गया तब तो नहीं काटा ना। नहीं सर काट दो, जॉब छोड़ के जा रहे हैं। बेटे ऐसे नहीं होता है, जब बनता नहीं है तो एक्सपर्टीज क्या होती है, जबरदस्ती काटते रहो टीडीएस, ऐसे थोड़ा ना होता बच्चे। यहां तक बात समझ आई कि भाई साहब 3 महीने का ये कटा। अब जब वो अपनी अगली कंपनी में गया तो वो क्या करेगा, देखो वो अपनी कंपनी को बताएगा, देखिए जी 60,000 पे 4 महीना काम करके आया हूँ। उसकी कंपनी कहेगी हमारे यहाँ पे तुम 70,000 पे 8 महीना काम करोगे, तो टोटल कितना हो गया 560, सॉरी टोटल नहीं 560 यहाँ, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 8 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख। 7.5 लाख के ऊपर टैक्स कितना बन गया बेटा 60 to 500 HEC 2500, तो टोटल टैक्स आ गया 65,000। ये वाई ने बोला देख भाई तू जिंदगी में इस साल में अब अगर मेरे यहाँ से भी छोड़ दे तो पता नहीं, मेरे यहाँ 70,000 है, 8 महीना करेगा, वहां से 60,000 करके आया, टोटल इनकम तेरी ये बनती है, टैक्स है 65,000 का टोटल टैक्स है, जिसमें से मेरे भाई 12,090 का टैक्स तू कटवा के आ चुका है, तो कितने का टैक्स बच गया 52,910। तो भाई मेरे यहाँ पे तुम 8 महीना हो, इसको 8 महीने में काट देंगे, 8 महीने में 8 बार मैंने तुम्हें सैलरी देनी है इस साल, 4 महीना पिछली कंपनी से ले ली, 8 बार मेरे से लोगे, डिवाइडेड बाय 8 टीडीएस कट जाएगा। सर मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, जैसे कहते हैं ना मज़ा, मज्जानी लाइफ। समझ आई सर बात? सर बहुत डिटेल करा दिया मैंने आपको सैलरी, बहुत ज़्यादा, इतने तो क्वेश्चन लिखे भी नहीं हुए हैं इसमें, समझ रहे हो? तो बेसिकली अब हम सेक्शन 192 से बाहर निकल सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, कुछ सेक्शंस आपको ना स्टार्टिंग वाले मैंने बताने, और आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, गिरीश्वर सर की बुक से भी कर सकते हो, सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। एक सेक्शन है सेक्शन 190। अच्छा आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मैंने आपको अभी तक कौन सा सेक्शन करवा दिया, 192 करवा दिया सर मैंने आपको। अब मैं आगे बात करता हूँ, सेक्शन है सर 190। 190 कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एज सोर्स एंड एडवांस पेमेंट। सर 190 ये कहता है कि चाहे आप कमाते हो प्रीवियस ईयर में, आप कमाते कब हो सर, प्रीवियस ईयर में, आपका टीडीएस भी कब कटेगा, प्रीवियस ईयर में, एडवांस टैक्स भी कब देना है आपको, प्रीवियस ईयर में, टीसीएस भी कब लगेगा आपके ऊपर, प्रीवियस ईयर में। कुल मिलाकर सेक्शन 190 यही कहता है जिस साल में कमाते हो उसी साल में सारा का सारा टैक्स तुमसे खींच लिया जाएगा, और खींचने के 3 तरीके हैं, टीडीएस, एडवांस टैक्स और टीसीएस। इसके बाद भी बच्चे अगर तुम बच गए तो भाई साहब, अगर तुम बच गए तो बचना तो नहीं चाहिए, बचना मतलब अगर अभी भी टैक्स रह गया तो आपका डिफ़ॉल्ट ही है, आपकी गलती है, बट फिर भी आपसे उसको पे करवाया जाएगा, और उसको क्या बोला जाता है सर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो भी आप असेसमेंट ईयर में पे करते हो उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यही बात इसमें लिखी हुई है। सेक्शन 191, सेक्शन 191 ये बोलता है कि देखो जी हम लोगों ने टीडीएस के प्रोविज़न बनाए हैं और जो भी डिडक्टर हैं उनको फॉलो करने चाहिए, बट अगर डिडक्टर भूल गया, मतलब मान लो अगर किसी एम्प्लॉयर ने तुम्हें सैलरी दे दी और टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो इसका क्या मतलब है, तुम उस पर टैक्स खुद से पे नहीं करोगे? अगर डिडक्टर से गलती हो गई तो क्या इसका ये मतलब है कि तुमको टैक्स में छूट मिल गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसी इनकम जिस पे टीडीएस के प्रोविजंस ही नहीं है तो उस इनकम पर डिडक्टी तुमको खुद से टैक्स पे करना है। कैसे पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स। और अगर किसी इनकम पे टीडीएस के प्रोविजन है बट दीज आर नॉट फॉलोड, यानी कि टीडीएस डिडक्ट तो होना चाहिए था बट नहीं करा डिडक्ट, तो डिडक्टी
तुमको खुद से टीडीएस पे करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, टीडीएस नहीं, तुमको खुद से उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और अगर डिडक्टर ने टीडीएस नहीं डिडक्ट करा तो उसको बोला जाता है असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब जिसने उल्लंघन करी हो, जिसने इनकम टैक्स के प्रोविजन नहीं माने हो, उसको बोला जाता है असेसी इन डिफॉल्ट। बट डिडक्टी, अगर तुमने उस इनकम के ऊपर खुद से टैक्स जमा कर दिया तो डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। असेसी को, डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ये बात आपकी थी 191। 192 इज डन। वन 192 है, मुझे आपको नहीं कराना है अभी, मुझे आपको कराना है 194 बी। आइए, सेक्शन 194 बी। सर मैं जिस सीक्वेंस में आपको सेक्शन कराऊंगा आप उसी में ही करोगे। 194 बी है सर लॉटरी का, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स का, और ये है सर रेस हॉर्स का। ठीक है सर। इफ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को लॉटरी इनकम देता है, जैसे कि मान लो ना केबीसी में मिस्टर ए गया और मिस्टर ए जीत गया। कितना जीता सर? 10 लाख। तो ऐसे दिखाते हैं ना टीवी में, बहुत बहुत मुबारक आपको देवी और सजनों, और आप कितना जीतते हैं? 10 लाख रुपए। तो वो दिखाते हैं कि अमिताभ जी एक्सिस बैंक की ऐप खोल के 10 लाख ट्रांसफ़र करते हैं। झूठ है बेटा वो। 10 लाख रुपए अगर आप जीते हो ना तो बेटे टीडीएस का रेट 30% है यहाँ पर भी, और रेस हॉर्स में भी 30%। 3 लाख रुपए काट लिए जाते हैं। मिस्टर ए के अकाउंट में 7 लाख आएगा बेटा, और केबीसी 3 लाख रुपए टीडीएस जमा करेगा। सर ये टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, ये कॉमन बात है सर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर एक बात बताओ, लॉटरी जीत गया लेकिन पैसे नहीं दिए तो टीडीएस काटना नहीं काटना बेटे? क्योंकि टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यहाँ पर भी ये बात क्या है सर? सेम बात है बच्चे। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि सर लिमिट कितनी है। बेटे 10,000 से ऊपर की अगर लॉटरी है तो टीडीएस लगता है बेटा। अगर आप कहीं पर लॉटरी जीते हो विच इज एक्सीडिंग 10,000, सर आप लॉटरी जीते, लॉटरी का अमाउंट कितना है? 7,000 रुपये। क्या जो भी इंसान आपको पैसा दे रहा है क्या वो टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा बेटा। अगर आप जीते हो 15,000 तो क्या टीडीएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सर कितना लगेगा? 15,000 के ऊपर 30% 4500। तो 15,000 माइनस 4500, 10,500 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आ गई बात समझ सर?
सर इसको आप रीड करेंगे, ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एनी इनकम, पहले तो वो इनकम की बात कर रहे हैं, अदर सोर्स के हम लोग अंदर देखा था हम लोगों ने, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, अदर गेम, रेस हॉर्स विल बी चार्ज टू टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। सर ये सेक्शन क्या है, 115 डबल बी, आप इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। ये सर TDS रेट नहीं बता रहा है, ये इनकम का बता रहा है कि वो जो इंसान जो अपनी इनकम दिखाया था उसमें टैक्स रेट कितना है, 30%। TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड, ये कौन से सेक्शन, 194B। एवरी पर्सन, इसको बॉक्स में कर लेना। आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, देखो आपको सिखाता हूँ कैसे। इन्फॉर्मेशन क्या निकालनी है, डिडक्टर कौन है, फिर डिडक्टी कौन है, फिर टाइम ऑफ डिडक्शन। टाइम ऑफ डिडक्शन मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, तो इस केस में क्या है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। फिर रेट क्या है, 30%। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है बेटा, 10,000। आपको ये 1 2 3 4 5 ये हर सेक्शन में निकालनी पड़ेगी बेटा। आई एम नॉट जस्ट डिस्कसिंग अबाउट लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड, आपको यही इन्फॉर्मेशन, अब मेरी जो आपके साथ डिस्कशंस रहेंगी ना, बार बार मैं यही निकालता रहूँगा। डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, टाइम ऑफ डिडक्शन, रेट एंड दिस। तो आइए, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन, यानी कि डिडक्टर एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल HUF कितने भी सर, एनी पर्सन यानी कि पे किसको कर रहे हो, इंडिविजुअल HUF AOP BOI कंपनी किसी को भी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। सर हॉर्स रेस ने लिखा, हॉर्स रेस क्यों नहीं लिखा बेटा, उसका 194BB है। इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। रेट कितना आ गया, इफ अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, इसके ऊपर लाऊंगा मैं आपको भी, मैं 194BB पर आ रहा हूँ। सेक्शन 194BB कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फॉलोइंग पर्सन टू डिडक्ट टैक्स। रेस हॉर्स वाले में सर किसके ऊपर है, बुक मेकर और जिसके पास लाइसेंस हो फॉर रनिंग रेस हॉर्स। मेन मुद्दे की बात, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है सर, 10,000, रेट कितना है, 30%। रेस हॉर्स का मतलब दिया हुआ है, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे छोटी सी बात बोलूँगा, सर क्या ज़रूरी है कि जो लॉटरी है वो कैश के अंदर ही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टली कैश या पार्टली काइंड हो, मतलब भाई तुम जीतते हो एक मोबाइल फ़ोन और 1,00,000 रुपए, यानी कि मोबाइल फ़ोन है 1,00,000 का, कैश दिया 1,00,000, तो टोटल लॉटरी कितने की हुई, 2,00,000 की। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ काइंड में लॉटरी हो, आप जीतते हैं मोबाइल फ़ोन, यस, तो उस केस में TDS कैसे डिडक्ट करोगे सर, उस केस में कैसे करोगे, मेरे कहने का मतलब है आप KBC में गए, मिस्टर ए KBC में गया और KBC ने आपको बोला आप जीतते हैं एक गाड़ी, पैसे हटा दिए उन्होंने गाड़ी, जो कि कितने की है, 6,00,000 रुपए की। अब आप मुझे बताइए इस 6,00,000 रुपए पे क्या ये आपकी इनकम है, बोलो हाँ, हाँ सर इनकम तो है। तो क्या इस इनकम के ऊपर कितना % टैक्स है, 30%, और TDS भी कितना है, 30। तो क्या करें, टायर निकाल लें ये वाले, नहीं सर,
कैसे होगा? मिस्टर ए को बोला जाएगा, देख भाई तेरे को गाड़ी की चाबी तब मिलेगी जब तू इस 6 लाख का 30% दैट इज़ 1,80,000 मेरे को सबमिट करेगा। पहले गाड़ी की चाबी तब दूंगा, पहले 1,80,000 रुपये दे। अगर आप मिस्टर ए हैं तो आप दोगे? डेफिनेटली दोगे सर। आपको कोई चीज़ 6 लाख की मिल रही है, आप क्या बोलोगे? नहीं मैं 1,80 नहीं दूंगा। अरे भाई 1,80 दे रहे हो, सामान 6 लाख का ही तो मिल रहा है, फायदा ही तो है। तो बेसिकली क्या करा जाएगा सर, अगर काइंड में होती है तो पहले आपसे रिकवरी करी जाएगी टीडीएस की, फिर केबीसी क्या करेगा, इस 1,80 को सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर देगा टीडीएस के नाम से, समझ रहे हो, और आपको गाड़ी दे दी जाएगी। मेरी बात समझना सर, मिस्टर ए जब अपनी रिटर्न भरेगा तो अदर सोर्स में इनकम कितनी दिखाएगा? 6 लाख। तो मान लो टोटल इनकम भी क्या आ गई? 6 लाख रुपए। मान लो टैक्स है 1,80, यहीं तो बेटा आपको क्रेडिट मिल जाता है ना टीडीएस का, आपके नाम पर टीडीएस कट गया, तो टैक्स पेबल कितना आया? नील। आप समझ रहे हैं? हाँ सर समझ तो आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। डाउट पूछ लो बेटा। सर अभी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ना, कैसे पूछा? व्हाट्सएप पे पूछ लेना बेटे। हाँ जी। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। और आपसे एक जनरल बात भी करनी है मेरे को। मान लो ये, मैं ना कंपनी की इसलिए बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। कंपनी है और ये एम्प्लॉय है। सर कंपनी ने बोला था भाई साहब तुम्हारा 16 लाख का पैकेज है, 4 लाख का टीडीएस कट गया, तो मुझे बताइए एम्प्लॉय को कितना मिला? 12 लाख। कंपनी ने 4 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया टीडीएस के नाम से, और 12 लाख किसको दिया? एम्प्लॉय को। कंपनी की जेब से तो 16 लाख ही निकला। मेरा आपसे सवाल है, जब ये एम्प्लॉय अपनी आरओआई भरेगा तो इनकम कितनी दिखाएगा? 12 लाख दिखाएगा कि जितना मेरे को मिला है वो 12 लाख है? नहीं सर, वो इनकम पूरी 16 लाख दिखाएगा, क्योंकि ये जो भी टीडीएस कट जाता है दैट इज एडेड इन योर सैलरी। सर आप 1 लाख रुपए कमाए आपने, अच्छा इधर का ही एग्जांपल ले लूँ, आपकी जॉब, आपकी सैलरी है 16 लाख, बैंक में है 12 लाख, तो 12 लाख इनकम थोड़ा ना हो जाएगी। इनकम तो पूरी 16 लाख थी ना भाई, इनकम तो 16 लाख है ना तुम्हारी। हाँ सर आई बात समझ, गुड। सर स्पीड बढ़ाओ सर, अभी बढ़ा रहा हूँ बेटे, बहुत बचा हुआ है इसमें, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अभी तो आसान आसान करवा रहा हूँ तुम्हें, अगली क्लास में धुएं निकल जाएंगे तुम्हारे। आइए, तो सर मैंने आपको बताया है, अगर मैं सेक्शन वाइज आपको स्टार्टिंग से बताऊं, सबसे पहले हमने करा सेक्शन 190, जो कि ये कहता था उसी साल में पे कर दो भैया। 191 करा फिर कि अगर किसी पे टीडीएस प्रोविजन नहीं है दैट डजंट मीन कि डिडक्टी को पे नहीं करना, डिडक्टी हैज़ टू पे द टैक्स। 191। 192 वाज सैलरी, ठीक है। लॉटरी वाला कौन सा सेक्शन था सर? लॉटरी का भी अभी आपने करा, बताओ। 194 बी। रेस हॉर्स का 194 डबल बी। अब मैं आपसे करवा रहा हूँ कमीशन वाला।
आपको पता है बेटा, एक कमीशन के अंदर हम 3 करेंगे। एक करेंगे स्पेसिफिक इंश्योरेंस कमीशन, एक करेंगे कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और एक हम जनरल करेंगे ब्रोकरेज और कमीशन। ये तो स्पेसिफिक हो गया ना बच्चे, इंश्योरेंस के ऊपर कमीशन, ये किस पर हो गया, लॉटरी टिकट्स, और ये उसके अलावा बाकी सारे। तो आइए ये 3 सेक्शन एक साथ चलाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेक्शन आया सर, सबसे पहले आया 194G, जो कि है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। यानी कि अगर मैं किसी इंसान को कमीशन देता हूँ, क्यों कमीशन दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी लॉटरी टिकट बेची है, तो मैं उसे कह रहा हूँ भाई इतनी सारी बोरी भर के लॉटरी टिकट है, बेच दे, पर टिकट तेरे को 10 रुपये दूंगा। उसने लाखों टिकटें बेच दी सर मेरी, तो 1 लाख इंटू 10, मान लो 1 लाख टिकटें बेची, मैंने उसे बोला था 10 रुपये की कमीशन, तो 1 लाख इंटू 10 मैं उसको कितना दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए। क्या TDS लगेगा? लगेगा। कौन से सेक्शन में? 194G। अंडर सेक्शन 194G, the person responsible for paying to any person by way of commission, remuneration or price on lottery tickets amount exceeding 15,000। बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 15,000। अगर मैं कमीशन दे रहा हूँ 10,000, क्या TDS लगेगा? नहीं लगेगा सर। अगर 15,000 से ऊपर की कमीशन है तो TDS लगेगा। TDS कितने परसेंट पे लगेगा सर? 5%। तो रेट भी आपको पता लग गया। टाइम ऑफ डिडक्शन, सच डिडक्शन शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रेडिट का मतलब जब मैं उसको ड्यू कर रहा हूँ, उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम लगा चुका हूँ सर इस पर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे। इसको ऐसा मत समझना कि उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना, नहीं। क्रेडिट का मतलब यानी कि मान लो मैं एंट्री क्या डाल रहा हूँ, लॉटरी कमीशन डेबिट, एक्सपेंस डेबिट करा मैंने टू मिस्टर ए, तो जो टू मिस्टर ए कर रहा हूँ ना एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज। और क्रेडिट चाहे उसके नाम पे करूं, चाहे मैं सस्पेंस अकाउंट में कर दूं। मैं सोच रहा हूँ भाई उसका नाम नहीं आएगा तो क्रेडिट नहीं बोला जाता। सरकार कहती है चाहे तुम लॉटरी आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट कर दो, यानी कि लॉटरी एक्सपेंस टू लॉटरी आउटस्टैंडिंग, लॉटरी एक्सपेंस टू लॉटरी एक्सपेंस टू सस्पेंस, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि हम नाम का देखेंगे। अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो भाई साहब एट द टाइम क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कोई दिक्कत? 194G ख़त्म बेटा आपका। सर 194G में कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं सर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000, रेट कितना है? 5%। डिडक्टर और डिडक्टी आप याद कर लेना सर। आइए उससे पहले H आ गया, G आ गया, एक D है 194D। उससे पहले मैं वो करवाना है आपको इंश्योरेंस कमीशन। उप्स, हम्म 194D किस चीज़ का है? कमीशन का। बेटा आपको पता है ना कि LIC एजेंट्स होते हैं
LIC एजेंट्स, जैसे सपोज करो अगर मान लो मैं LIC का एजेंट हूँ, LIC क्या करती है, LIC ना डायरेक्ट कॉल नहीं करती, वो लोगों को अपना एजेंट बनाती है। आपकी भी फैमिली में कोई ना कोई रिलेटिव में होगा, पूछना अपने मम्मा पापा से कि मम्मी आपको क्या कोई ना कोई बुआ चाची मासी ताई जी कोई कॉल करती है कि LIC करा लो, ज़रूर ज़रूर होंगे ही होंगे। क्योंकि LIC कैसे चलता है, LIC अब जनरल जो लोग हाउस वाइफ होते हैं या जो इतना कुछ अगर अपना काम नहीं कर रहे होते तो उनको बोलते हैं कि आप हमारे एजेंट बन जाओ, आप जितनी पॉलिसीज़ बेचोगे हमारी लोगों को, ठीक है, और हम आपको कमीशन देंगे। तो मान लो अगर मैं LIC ने मुझे एजेंट बना दिया, तो मैंने सारे बच्चों को बोला नहीं नहीं LIC बहुत अच्छी है, LIC लेनी चाहिए, ये लो बच्चे फॉर्म, तो आपने शर्मो शर्मी में भर भी दिया, आपने एक LIC ले भी ली, ठीक है। तो मैं आपको क्यों बेच रहा हूँ, मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बेचूँ, उससे क्या होगा, LIC मुझे कमीशन देगी। अब मैं बात कर रहा हूँ LIC और मेरे बीच में, LIC जब मुझे कमीशन देगी तो बेसिकली वो TDS काट के देगी सर, LIC के ऊपर TDS का प्रोविजन लगेगा, और ये बात क्या कहते हैं 194D, कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन responsible for paying to resident any income by way of remuneration or reward by commission or otherwise for soliciting मतलब first time, insurance, renewal और revival, चाहे मैं नया बिजनेस भी दे रहा हूँ पहली बार पॉलिसी, और अगली बार भी जब उसको रिन्यू करवाऊंगा तो भी वो कमीशन देती है कि बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, सस्टेन भी करा रहे हो, ठीक है। तो बेचने पर भी जब आपको करता हूं तो कमीशन मिलती है, आप जब अगले साल दोबारा प्रीमियम जमा करोगे, हर साल प्रीमियम होता है ना, फिर दोबारा कमीशन मिलती है सर। तो TDS कट के मिलेगी जब आएगा पेमेंट, हाँ बेटा मिलेगी। किस रेट पे TDS कटेगा, 5% पे। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है बेटा, 15,000। सर ये तो सेम है, बिल्कुल बेटे, तभी तो ब्लॉक्स बना के आपको करा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आप लिख लोगे पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, बिल्कुल बच्चे 5%। कोई दिक्कत नहीं सर। सर और बताइए ना, बता रहा हूँ ना बेटा। 194 और कौन सा रह गया, H रह गया आई थिंक। सर एक हमने कमीशन कर ली लॉटरी टिकट की, एक हम लोगों ने कमीशन कर ली कौन सी, अभी अभी इंश्योरेंस वाली। सर इसके अलावा और कोई कमीशन होती है, वो होती है। देखो एक बात बताओ, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदते हो, क्या मैं कह सकता हूँ आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो, वो आपको घर दिलवाता है, और वो आपको घर दिलवाता क्यों है, क्योंकि जब अगर वो आपकी डील फाइनल कर देता है तो उसको कमीशन मिलती है, बिल्कुल सर। और अगर आप किराए पे रहते हो और आप अगर नया घर ढूंढ रहे हो किराए के लिए, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को बोलते हो भाई बढ़िया सा घर दिलवा देना, कोई पार्क फेसिंग हो, धूप बढ़िया से आए, कॉर्नर हाउस हो, हवा मस्त चले। प्रॉपर्टी डीलर कहता है एक से एक बढ़िया घर दिखाऊंगा जी। क्यों बोलता है ऐसा, क्यों, क्योंकि वो जब आपको घर दिला देगा तो आप उसको कमीशन पे करोगे। तो सर ऐसे तो बहुत सारी कमीशन और ब्रोकरेज होती हैं, मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ अभी आपके आगे। तो वो सारी की सारी ब्रोकरेज कमीशन कहाँ आ जाती है, 194H में। अभी आप इसको पूरा रीड नहीं कराऊंगा आपको, क्या रेट है सर, 5%, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो क्या सर हमें पढ़ सकते हैं, बेटे ये मत पढ़ना, ये 1,85,00,000 क्या लिखा है ना, ये आपको फ्रेश माइंड से बताऊंगा मैं, ये दिमाग नहीं चला पाओगे आप अभी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड 15,000 ही है सर, 5 ही है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ये आपको रीड नहीं करना बच्चे, नॉन एप्लीकेबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ, कुछ नहीं करना है इसमें अभी आपको रीड, आपको सिर्फ जितनी बातें मैंने बताई हैं कि उन दोनों कमीशन के अलावा यहाँ पर आ जाती है, और
लिखते हैं एक बार। अगली क्लास में ना बेटा यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हाँ सर यही दिखाता सर अभी अभी। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी थी? 15,000। रेट ऑफ TDS 5। सर एक बात बताओ, हमें ये बात समझ आ गई सर। अब ये बताओ कि हमने पढ़ना कहाँ से है? बेटा आप गिरीश आहूजा सर की बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो जो मैंने सेक्शन बोले गिरीश आहूजा सर की बुक में जाओ और उसको रीड कर डालो बेटा, ठीक है। बाकी कुछ एक दो पॉइंट अगर कुछ मॉड्यूल में, जैसा कि मैं ICI का मॉड्यूल रेफ़र कर रहा हूँ, कोई नया पॉइंट होगा तो आप सुन ही लोगे, ठीक है। तो वो आप अपने आप रिकॉर्ड कर लेना उसको, ठीक है। लेकिन आपको जो जो सेक्शन मैंने आज करा दिए वो आपको कहाँ से करने हैं? गिरीश आहूजा सर की बुक से। तो साहब इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में TDS बढ़ाएंगे और मेरी टोटल 2 क्लास और TDS की अभी लगेंगी सर, ठीक से। TDS TCS सब मिला के 2 क्लास और लगेंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।